भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 409 से 421 तक। शुरू करते हैं विश्व का संविधान। विश्व के संविधान में हम आगे पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान के बारे में। तो विश्व के संविधान में पहला है अध्यक्षीय एकात्मक, जैसे श्रीलंका अध्यक्षीय एक है, ठीक है। अध्यक्षीय संघात्मक है यूएसए, दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका है, ठीक है। एकात्मक श्रीलंका, संघात्मक अध्यक्षीय यूएसए दक्षिण अफ्रीका। संसदीय प्लस अध्यक्षीय का सम्मिश्रण फ्रांस, संसदीय भी है और अध्यक्षीय का सम्मिश्रण है फ्रांस। एकात्मक संसदीय है ब्रिटेन, बांग्लादेश, जापान, एकात्मक संसदीय है। संघात्मक संसदीय है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। संघात्मक संसदीय है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत और एकात्मक संसदीय है ब्रिटेन, बांग्लादेश, जापान, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और अध्यक्षीय एकात्मकता श्रीलंका की। आगे देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान के बारे में जानते हैं क्या कुछ है ब्रिटेन के बारे में। आपको पता ही होगा कि पूरे विश्व में बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया गया उपनिवेश के माध्यम से, और उपनिवेश के माध्यम से ही गुलामी होती है। तो बहुत सारे लोग समझते भी नहीं है कि गुलामी क्या है। लोग तो जानते हैं ब्रिटेन के संविधान, उससे बहुत कुछ निकलेगा। परंपरा पर आधारित संविधान। ब्रिटेन के संविधान निर्माण के लिए कभी भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। ब्रिटेन के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं, बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रम द्वारा संविधान का विकास हुआ। जो भी पहले जो घटनाक्रम हुए उनको जो ऐड करते गए तो वो संविधान का विकास हुआ। जैसे राजा की शक्तियों की गौरवमयी क्रांति 1968 के द्वारा एक उदाहरण के तौर पर है, सीमित कर दिया गया। गौरवमयी क्रांति के द्वारा सीमित कर दिया गया राजा की शक्तियों को। तथा ब्रिटेन को महारानी शासन की संवैधानिक प्रधान है। ब्रिटेन की जो महारानी है वो शासन की संवैधानिक प्रधान है और वो परमानेंट है कि वही रहेंगी, ठीक है। यह भी परंपरा है, ये ठीक है। वहाँ चुना नहीं जाता है राष्ट्रपति को। महारानी के द्वारा संसद निर्मित विधियों पर, राष्ट्रपति नहीं, महारानी के द्वारा संसद निर्मित विधियों पर वीटो नहीं किया जाता, यह भी परंपरा है। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी परंपरा है। और परंपराओं का इतना ज़्यादा महत्व है कि कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करता। और लॉर्ड सभा द्वारा 1945 में परंपरा का उल्लंघन किया गया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड सभा की शक्तियाँ सीमित कर दी गई। लॉर्ड सभा के द्वारा जो उल्लंघन किया गया 1945 में, तो उनकी शक्तियाँ सीमित कर दी गई। सब कुछ परंपरा के अनुसार से है, लिखित संविधान नहीं है। और जो भी होता है वो ऐड करते चले जाते हैं संसद में। देखते हैं आगे क्या है। यह विकास और संयोग का ही विषय है कि पहले लॉर्ड सभा विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन था, लेकिन वर्तमान में कॉमन सभा, ठीक है। पहले लॉर्ड सभा विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन था, बाद में कॉमन सभा उससे शक्तिशाली बन गया। लॉर्ड सभा विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन है। लॉर्ड सभा जो है वो विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन है, ठीक है। जैसे राज्यसभा होता है ना, वैसे तरह लॉर्ड सभा। और कॉमन वंश है जो लोकसभा की तरह चुने जाते हैं वहाँ पर। अब जानते हैं ब्रिटेन की संविधान के बारे में क्या कुछ है। संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। ब्रिटेन के संविधान में एक कहावत प्रचलित है कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के। मतलब जो भी कानून अगर ये भी कर दिया जाए कि पुरुष को आज से महिला कहा जाएगा तो महिला ही कहा जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहावत बहुत प्रचलित है। तो कुछ भी वो कानून के द्वारा बना देते हैं और वो ही लोगों के लिए संविधान हो जाता है। ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के निम्नलिखित कारण है। कारण क्या क्या है ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के? लिखित संविधान के अभाव के कारण सर्वोच्च विधि एवं सामान्य विधि के बीच कोई अंतर नहीं, ठीक है। सर्वोच्च विधि जो होगी और सामान्य विधि के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए संसद द्वारा निर्मित विधि ही सर्वोच्च है। संसद द्वारा जो निर्मित विधि है वही सर्वोच्च है। यहाँ जैसे कोर्ट उसमें आकर के हस्तक्षेप करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दुनिया भर में उन्होंने संविधान लागू करने की बात की, लेकिन खुद के पास उनका कोई संविधान नहीं। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन जैसा कोई विचार विद्यमान नहीं है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन जैसा कोई विचार नहीं है कि संसद में जो कानून पास हुआ है उस पर न्यायिक पुनरावलोकन हो। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, इसलिए उसमें मूल अधिकार जैसा कोई प्रावधान नहीं है। दुनिया भर में मूल अधिकार की बात करने वाले ब्रिटेन ने आपको मूल अधिकार जैसा कोई प्रावधान नहीं रखा है, ठीक है। ब्रिटेन का शासन एकात्मक है। कैसा है? एकात्मक शासन है।
दुनिया भर में संघात्मक की बात करते हैं लेकिन खुद एकात्मक शासन, जबकि भारत में शासन का स्वरूप संघात्मक है। आगे जानते हैं। व्यवहारिक रूप में संसदीय संप्रभुता का विचार जनता की संप्रभुता का विचार है व्यवहारिक रूप में, क्योंकि ब्रिटिश वासियों की जनमत के कारण इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से पृथक हो गया। ब्रिटिश वासियों के जनमत से इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से पृथक हो गया, यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। वर्तमान में स्कॉटलैंड एवं वेल्स की पृथक विधानसभाओं का निर्माण भी हो चुका है। वर्तमान में स्कॉटलैंड एवं वेल्स की पृथक विधानसभाओं का निर्माण हो चुका है। इसलिए एकात्मक शासन के अंतर्गत विकेंद्रीयकरण के विचार को अपनाया गया है। एकात्मक शासन में विकेंद्रीयकरण का विचार अपनाया गया। ब्रिटेन एक ऐसा करिश्माई देश है, अजूबा राष्ट्र है कह सकते हैं, जहाँ दुनिया भर में उन्होंने लिखित संविधान दी, संविधान नहीं है। दुनिया भर को संघात्मक विचारधारा डाली तो खुद के पास एकात्मक है। दुनिया भर को मूल अधिकारों के लिए कहा लेकिन खुद में मूल अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। ब्रिटेन एक ऐसा करिश्माई देश है जो आप कह सकते हैं जहाँ शासन का प्रधान वंशानुगत है। शासन का जो प्रधान है वह वंशानुगत है, महारानी की बाद फिर कोई दूसरा होगा, परंतु वास्तविक शक्तियाँ जनता में है। इसलिए व्यवहारिक रूप में गणतंत्र है, परंतु वहाँ पर शासन सत्ता में एक के बाद एक महारानी है, महारानी के बाद फिर उनके घर से ही होगा कोई, इस तरह की व्यवस्था है। लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा सबसे शक्तिशाली सदन था, परंतु लोकतंत्र, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के विकास के साथ लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कॉमन सभा ने छीन ली। कॉमन सभा ने छीन ली शक्तियाँ। वर्तमान में लॉर्ड सभा विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन है, जिसके कारण निम्न है। जानिए उन कारणों के बारे में, क्या क्या कारण है। प्रथम, उनके लॉर्ड सभा का कमजोर होने के कारण है इंग्लैंड में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के बीच संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। भारत में प्रावधान है पर वहाँ पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है ही नहीं। और लॉर्ड सभा किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम 1 वर्ष तक रोक सकती है। और लॉर्ड सभा किसी भी सामान्य विधेयक को अधिकतम 1 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा, रोक सकती है। धन विधेयक लॉर्ड सभा 1 महीने तक रोक सकती है, ठीक है। धन विधेयक को लॉर्ड सभा 1 महीने तक रोक सकती है। ऐसे सामान्य विधेयक को 1 वर्ष तक, लेकिन धन विधेयक अगर है तो उसको 1 महीने तक रोका जा सकता है। इसके पश्चात यह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। इंग्लैंड की परंपरा के अनुसार मंत्रिपरिषद का सदस्य लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं होगा। इंग्लैंड में जो परंपरा है, कोई संविधान तो है ही नहीं, तो परंपरा जो है, परंपरा चलती है वहाँ पर। तो परंपरा ये है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य है कैबिनेट का, वो लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा यहाँ होता तो मनमोहन सिंह राज्यसभा के प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि सीधे तौर पर जनता उनको को नहीं चुनती है, तो वो क्या मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं होते हैं इंग्लैंड में। लेकिन भारत में पहली बार आए थे मनमोहन सिंह। तथा प्रधानमंत्री कभी भी लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं होगा, और प्रधानमंत्री भी कभी भी लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं होता है ब्रिटेन में, लेकिन यहाँ मनमोहन सिंह हुए थे। लॉर्ड सभा की संरचना क्या है, ठीक है। लॉर्ड सभा की संरचना है आध्यात्मिक लॉर्ड, एक उसमें आध्यात्मिक लॉर्ड होगा जिस चर्च वर्च से आते हैं। आजीवन लॉर्ड कुछ होते हैं जो आजीवन किसी इलाके से आते तो आजीवन लॉर्ड है। एक वंशानुगत लॉर्ड, ठीक है, तो उनके पिता थे, उनके नीचे जो बच्चे होंगे वो भी। और विधि लॉर्ड, विधि विशेषज्ञ कुछ हैं, उनको बनाया जाता है तो स्पेशली, तो वो भी हैं। ब्रिटेन में शासन में निरंतर सुधार देखा जाता है। ब्रिटेन में शासन में निरंतर सुधार देखा जाता है, और इसलिए लॉर्ड सभा में भी सुधार हो रहे हैं। लॉर्ड सभा में भी सुधार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए वंशानुगत लॉर्ड का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। वंशानुगत लॉर्ड का प्रावधान समाप्त हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कर दिया गया कि वंशानुगत लॉर्ड नहीं होंगे, उनके पिता हैं, उनके बाद वो आएंगे, वो भी लॉर्ड बनेंगे। और विधि लॉर्ड को पृथक करके अलग उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया गया। और विधि लॉर्ड जो था, जो विधि का कार्य जो होता है, उसके लिए अलग से अलग उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया गया, ठीक है। लॉर्ड सभा में महिलाओं का ही प्रवेश हो गया है तथा इसको निर्वाचित करने के लिए संबंध में भी बहस शुरू हो गई है, ठीक है। महिलाओं का ही प्रवेश हो चुका है और इसको निर्वाचित करने के संबंध में बहस हो रही है। स्पीकर, इंग्लैंड की परंपरा के अनुसार जो भी व्यक्ति एक बार स्पीकर बनेगा आजीवन स्पीकर रहेगा। ब्रिटेन में एक परंपरा है कि एक बार अगर आप स्पीकर बने तो जीवन भर आपको स्पीकर ही बनकर रहना होगा। भारत की तरह नहीं कि आप दूसरे पद पर ही जा सकते हैं उसमें।
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ब्रिटेन का संविधान खत्म हुआ और अब शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शक्ति पृथक्करण। अध्यक्षीय शासन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ शक्ति पृथक्करण निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होता है। ठीक है, कौन कौन सा बिंदु है जानते हैं। प्रथम, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के तीनों अंगों की शक्तियाँ पृथक हैं, कार्यकाल अलग अलग है, पदाधिकारी भी पृथक हैं। ठीक है, सीनेट प्लस प्रतिनिधि सभा मिलकर कांग्रेस, पूरा जो सदन है, संसद है उनका, उसमें सीनेट है और एक प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, उस तरह से अमेरिका में। इसके अंदर विधायिका जैसे कांग्रेस, और कार्यपालिका के अंदर आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। कार्यकाल राष्ट्रपति का 4 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके अंदर मंत्रिमंडल। विधायिका के अंदर सीनेट है, 6 वर्ष के लिए होता है, और प्रतिनिधि सभा 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, सीनेट 6 वर्ष, प्रतिनिधि सभा 2 वर्ष। इसका नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस कैसा है जानते हैं। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण एवं संतुलन का विचार ही पाया जाता है, जिसका अभिप्राय है शासन के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कई देशों के नागरिकों को अमेरिका आने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी हुआ। नागरिकों को अमेरिका आने से प्रतिबंधित किया गया, जिसे न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, बड़ी मुश्किल हो गई राष्ट्रपति के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रूस के साथ संबंध सामान्य बनाने के प्रयत्नों पर अमेरिका की सीनेट ने पानी फेर दिया। सीनेट ने पानी फेर दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के साथ संबंध को सामान्य बनाना चाहा, क्योंकि कार्यपालिका पर सीनेट का प्रभावशाली नियंत्रण होता है। कार्यपालिका पर सीनेट का बहुत प्रभावशाली नियंत्रण है, और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता तब तक लागू नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता तब तक लागू नहीं होता तब तक सीनेट उसे अनुमोदन न करे। तो ये एक अलग ही बात है। शक्ति पृथक्करण के एकात्मक और नकारात्मक जानते हैं। शक्ति पृथक्करण के एकात्मक नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या क्या है वो जानते हैं। शक्ति पृथक्करण के परिणाम स्वरूप शक्तियों का केंद्रीयकरण प्रतिबंधित होता है, इसलिए नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। ठीक है, शक्ति पृथक्करण के परिणाम स्वरूप शक्ति का व्यक्ति अथवा किसी संस्था में केंद्रीकरण नहीं होता, अतः शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना भी कम होती है। शक्ति पृथक्करण के कारण शासन के तीनों अंगों में टकराव की संभावना बढ़ती है। जिसके नकारात्मक पक्ष हुए, दो सकारात्मक पक्ष थे और उसके नकारात्मक पक्ष देखिए। टकराव की संभावना बढ़ जाती है शक्ति पृथक्करण के कारण। और अभी हाल में विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव के कारण ही अमेरिका में शटडाउन हुआ था। विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो टकराव हुआ उसके कारण शटडाउन हो गया था। एक और नकारात्मक प्रभाव है, अमेरिका में चुनाव अलग अलग होने के कारण सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन में अलग अलग दलों का प्रभाव होता है। सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन में अलग अलग दलों का प्रभाव, जिससे शासन के बीच टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बजाय संसदीय शासन प्रणाली का प्रयोग किया। अब जानते हैं हम लोग कुछ सीनेट के बारे में। सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है, तो वास्तविक रूप में उच्च सदन है। ठीक है, कौन सा सदन है? उच्च सदन, ध्यान रखिएगा। सीनेट एक उच्च सदन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर राज्यसभा है। जिसके कारण क्या क्या है जानते हैं, निम्नलिखित कारण है, कुछ देखते हैं। सीनेट के सदस्य प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की भांति सीधे आम जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहाँ का जो सीनेट का सदस्य है सीधे आम जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। अन्य देशों की भांति अमेरिका में भी धन विधेयक प्रतिनिधि सदन में लाया जाता है। धन विधेयक जो है वो प्रतिनिधि सदन में जाएगा, परंतु सीनेट को इसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन सीनेट जो है वो संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है, उनको संशोधन कर सकते हैं। सामान्य विधि के निर्माण में दोनों सदनों की शक्तियाँ सामान्य है। सामान्य विधि के निर्माण में दोनों सदनों की शक्तियाँ सामान्य हैं। इसके अतिरिक्त सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो प्रतिनिधि सदन को भी नहीं है। सीनेट में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो प्रतिनिधि सदन को भी नहीं है।
राष्ट्रपति के द्वारा संघीय सरकार के लिए की गई नियुक्तियों से पूर्व उस राज्य के 2 सीनेट के सदस्यों से सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा संघीय सरकार के लिए की गई संघीय सरकार के नियुक्तियों से पूर्व उस राज्य के 2 सीनेट सदस्यों से सलाह ली जाती है, जिसे लोकप्रिय रूप में सीनेटोरियल का आभार कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी संघीय सरकार के लिए जो नियुक्ति करते हैं तो उस राज्य के 2 सीनेट सदस्यों से सलाह लेते हैं। यदि संबंधित राज्य के 2 सीनेटर के द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता, अगर सीनेटर उसका अनुमोदन नहीं करता है, नहीं किया गया अगर सीनेटर के द्वारा, तो सीनेट भी राष्ट्रपति की इस नियुक्ति का अनुमोदन नहीं करेगी। तो सीनेट भी राष्ट्रपति की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आपने उनका बात नहीं मानी है, आपने उनको नियुक्ति से इनकार कर दिया है, तो सीनेटर को भी राष्ट्रपति की इस नियुक्ति का अनुमोदन नहीं करेगा। तीसरा पक्ष यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते को तभी क्रियान्वित किया जाएगा जब सीनेट इसे अनुमोदित करेगी, तो ही राष्ट्रपति के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है वो संपन्न होगा। ठीक है, तो ये एक सीनेट का महत्व है, वो आप जान गए। अब हम शुरू करते हैं राज्यों की समानता पर आधारित सीनेट का प्रतिनिधित्व। राज्यों की समानता के आधार पर अमेरिका की संघीय व्यवस्था में 50 राज्य हैं, जिसमें न्यूयॉर्क सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और नेवादा सबसे छोटा राज्य है, जबकि दोनों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीनेट में समान प्रतिनिधित्व, अतः सीनेट में राज्यों के बीच समानता के सिद्धांत को अपनाया गया, जो भारत में अनुपस्थित है। ध्यान रखिएगा। इससे निष्कर्ष हमें यह निकलता है कि लॉर्ड सभा विश्व का सबसे कमजोर सदन है, जबकि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। ठीक है, विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन। और राज्यसभा लॉर्ड सभा से शक्तिशाली, परंतु राज्यसभा लॉर्ड सभा से शक्तिशाली है, ब्रिटेन की सभा से, लेकिन सीनेट से कमजोर है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका के अध्यक्षीय शासन में शासन की समूची शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तथा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अधीन माना जाता है। मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है मंत्रिमंडल, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव करता है। इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर होता है, और निम्नलिखित कारणों से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति में निर्णायक वृद्धि हो गई। जानते हैं क्या कारण है जिस कारण से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति में निर्णायक वृद्धि हो गई? कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 1930 के दशक में अमेरिका में विद्यमान आर्थिक मंदी, राजनीतिक दलों के व्यवस्थित विकास से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में निर्णायक वृद्धि हुई। अब जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चयन होता है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चयन होता है। एक डेमोक्रेट पार्टी होती है, एक रिपब्लिकन पार्टी होती है। ठीक है, दोनों को 50-50 राज्यों में जाने का अधिकार है। डेमोक्रेट में 50 राज्य हैं, आम जनता और दल के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, उम्मीदवारों का चयन होते हैं। ठीक है, दल के सदस्यों के द्वारा उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसी तरह रिपब्लिकन में भी काकस है और प्राइमरी है, आम जनता और दलों के सदस्य द्वारा। और रिपब्लिकन में काकस और प्राइमरी, काकस है यदि दल चुनाव आयोजित करते हैं, काकस है जिसमें दल चुनाव आयोजित करते हैं। ठीक है, आम जनता उम्मीदवारों का चयन करती है डेमोक्रेट में, और काकस दल चुनाव आयोजित करते हैं। और प्राइमरी में क्या होता है कि अगर चुनाव सरकार आयोजित करती हो, ठीक है, प्राइमरी में अगर चुनाव सरकार आयोजित करती हो। ठीक है, याद रखिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में 50 राज्य, आम जनता दल सदस्यों के द्वारा, और रिपब्लिक में 50 राज्य, काकस और प्राइमरी। ठीक है, तो सदस्य। दूसरा, निर्वाचक मंडल का निर्वाचन होता है, जिसमें निर्वाचन आम जनता करेगी। 50 नागरिकों के नागरिक 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता होंगे। इसका टोटल 438 + 100 538 होगा। ठीक है, संख्या बराबर रखी गई है। 100 बराबर सीनेट की संख्या हो तो 438 है प्रतिनिधि सभा की संख्या बराबर रखी गई। तीसरा, निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन 538 सदस्य बराबर 270 मत, 538 सदस्य के बराबर 270 मत बहुमत के लिए 270 मत की जरूरत पड़ती है। जनता के द्वारा निर्वाचित होने के कारण वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए उसे 4 वर्षों से पहले शासन से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अमेरिकी न्यायपालिका और इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। हम लोग पहुंच चुके हैं पृष्ठ संख्या 420 तक। ठीक है।